हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया है, जिसके बाद से काफ़ी चीज़ें आर्टिकल लिखी गई हैं। एक आर्टिकल हमने जो है एक वीडियो बनाए हैं, एक आर्टिकल पर द हिंदू से जो एडिटोरियल था कि सेम सेक्स मैरिज को जो अलाउ नहीं किया गया है, तो जो उसके वकील थे जो केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया कि भारत में जो से अलाउ नहीं किया गया है सेम सेक्स मैरिज को, ये किस तरीके से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, गलत है। लेकिन हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ क्यों नहीं किया, जबकि हम जानते हैं फॉरेन नेशनल्स में जो है अमेरिका में, नीदरलैंड में, चाहे ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा बहुत सारे देशों में सेम सेक्स मैरिज अलाउ है। इसको क्यूरनेस को एक जो है माना गया है कि ये नेचुरल फिनोमेना है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच थी, जिसमें डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद ये फैसला जो है एलजीबीटी के पक्ष में नहीं आया। उनकी क्या डिमांड थी, फॉरेन नेशनल में क्या सिचुएशन है, इसे हम देखेंगे। जो मैरिज की बात की जा रही है, इसमें जो है जुडिशरी का क्या अप्रोच है, उस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वहीं अमेरिकन जुडिशरी जो है इसको अलाउ कर रखी है। हम यहाँ पर ये देखना हमारा मेन पार्ट है कि क्या ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें दिए गए हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई राइट्स है जो कि शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड है या नहीं है। भारत में इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, लेकिन ये हमारा मामला मेनली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे 3 क्वेश्चन के साथ। व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट नॉट अलाउ सेम सेक्स मैरिज, व्हाट वेयर द पिटिशनर सीकिंग। तो एक्चुअली पिटिशनर जो है वो चाहते क्या थे, उनको हम पहले देखते हैं। तो पिटिशनर एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, मैरिज इक्वलिटी नाउ। तो वो चाहते हैं कि जो है स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें इन्हें परमिशन दिया जाए और शादी कर सके, यानी इक्वलिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं। लेकिन जो 5 जजेज की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, सीधे कहा कि सेम सेक्स मैरिज को हम लीगलाइज नहीं कर सकते हैं और ये काम किसका है, पार्लियामेंट का है। इसलिए पार्लियामेंट ही इस पर कुछ काम कर सकती है। और बेंच ने ये भी सीधे सीधे साफ साफ कहा, कोई भी फंडामेंटल राइट नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, ऐसा हमारे जो है संविधान में कोई भी फंडामेंटल राइट शादी को लेकर के नहीं है कि शादी करना या करवाना जो है एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए कोर्ट इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। कोर्ट के जो है एम्बिट में, उसके कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो जो 5 जजों की बेंच है, इसमें जो है बेंच ने ये उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत बड़ा मौका है कि डिस्क्रिमिनेशन जो बात की जाती है सेम सेक्स कपल के अगेंस्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भेदभाव हो रही है, उसको खत्म करने का ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही जो है कंसेंसस न बन सका और जो 5 जजों की बेंच है उसमें 3 जज जो है इसके खिलाफ थे, 2 जज इसके पक्ष में थे। यानी देखा जाए जो 5 जज हैं इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संजय किशन कौल जो ये लेफ्ट साइड से सेकंड हैं, ये दोनों लोग जो है एग्री थे। लेकिन जो 3 अन्य जज हैं ये एग्री नहीं थे। उनका कहना था ये जुडिशियल लेजिस्लेशन का मामला बन जाएगा, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। व्हाट डिड द पिटिशनर वांट। अब जैसा कि हमने कहा एक्चुअली पिटिशनर चाहते क्या थे, तो पिटिशनर जो थे वो चाह क्या रहे थे कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है उसके तहत उन्हें सिविल मैरिज जो का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उन्हें उसमें वो एक्चुअल में वो पर्सनल लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पर्सनल लॉ है और जो जो व्यक्ति पर्सनल लॉ में शादी नहीं कर सकता वो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकता है। लेकिन वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, इसलिए इनका डिमांड था कि इसको जो है स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए, जिससे कि सेम सेक्स कपल को अलाउ किया जाए। अब आगे देखा जाए तो इनकी जो डिमांड थी वो तो कंप्लीट नहीं हो पाई। आगे क्या ये डिमांड कर रहे थे पिटिशनर कि अगर ऐसा नहीं होता है, उनको सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है राइट्स नहीं दिए जाते हैं, तो ये उनका आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 का उल्लंघन हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर उनके साथ एक भेदभाव हो रहा है और जो LGBT क्यू आइए जो क्यूर की कम्युनिटी है वो चाह रहे हैं कि जो हस्बैंड और वाइफ का कॉन्सेप्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाए और पार्टी या स्पाउस को जो है लिखा जाए। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को जो है अब हस्बैंड और वाइफ शब्द को ही संविधान से निकाल देना चाहता है और वहाँ पर पार्टी या स्पाउस वर्ड यूज करना चाहता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है, चाहे जो है आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का जो है इसमें पर वो कॉन्टेक्स्ट में लें। अगर देखा जाए इन्होंने ये भी कहा कि जो इनको जो राइट्स की बात की जाती है, तो उन्होंने कहा इनको ज्वाइंट एडाप्शन राइट मिलने चाहिए, इनको नॉमिनी राइट मिलनी चाहिए कि अगर किसी को हेल्थ केयर की
डिसीजन लेना हो, जैसे प्रिवेंटिव, रिमेडियल, प्रोटेक्टिव और पनिटिव मेजर लेने हों, स्टेट द्वारा लिए जा रहे हों, तो उनको एक गारंटी मिलनी चाहिए कि उनको सिक्योरिटी दिया जाए और स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही ये उनको गारंटी दें। साथ ही साथ पुलिस अथॉरिटी को से भी उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उनका कहना है कि उनके घर वालों की तरफ से ही है। इसलिए एलजीबीटी जो है जुडिशरी से वो एक प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं सोसाइटी से और फैमिली से। हाउ डिड द टॉप कोर्ट रूल? अब टॉप कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या इसमें डिसीजन दिया, क्या क्या रूल दिए? अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि हम एक मैंडामस पार्लियामेंट को जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सेड इट कुड नॉट इशू ए मैंडामस टू पार्लियामेंट। मैंडामस क्या होता है? तो मैंडामस एक्चुअल में देखा जाए इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बिग कमांड। तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ही लोगों को पावर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्चुअल में जो एक पब्लिक ऑफिशियल को उनकी ड्यूटी को जो परफॉर्म करने से अगर फेल हो जाते हैं तो उन्हें जो है वो उन्हें याद दिलाते हैं कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। जिसने अपनी ड्यूटी करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया है, तो ये जो मैंडामस है वो किसी पब्लिक बॉडी, कारपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पर मैंडामस नहीं जारी कर सकते पार्लियामेंट को, क्योंकि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्कोप नहीं दिखता है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज मैरिज एज ए फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे हम कह सकें कि शादी एक फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज ए फंडामेंटल राइट टू मैरी। वो एक किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसलिए हम एक फंडामेंटल राइट को जो है, रिल्म को जो है एलिवेट कर दें, एक कानून बना दें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैंडामस को हम जारी नहीं कर सकते। आगे देखा जाए तो सेवरल फैक्ट हमको मिलते हैं, जैसा कि कहा गया है कि जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू की बात होती है, जिसमें हम राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात शादी में करते हैं, तो आर्टिकल 21 का पार्ट है। लेकिन इन सब के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब शादी भी उनकी हो ही जानी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी तो चाहे शादी हो चाहे क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट कहती है हर व्यक्ति के लिए, हर सिटीजन ही नहीं, फॉरेनर के लिए भी ह्यूमन डिग्निटी की बात की जाती है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 भारत सरकार के जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए अलाउ है। इसलिए यहाँ पर हम इसको आर्गूमेंट में ले नहीं सकते। देखा जाए जो मेजोरिटी ओपिनियन था तो जस्टिस रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली, जो सेपरेट जो कॉन्करिंग जजमेंट था पीएस नरसिम्हा का, उन्होंने साफ साफ कहा अगर हम इससे रिकग्नाइज करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ये पार्लियामेंट का जो है पावर है, इसलिए हम रिकग्नाइज करना हमारे सही नहीं होता है। अब हम बात करें मैरिज या सिविल यूनियन की बात करें तो इसका लीगल स्टेटस केवल और एक लॉ को इनेक्ट करके ही, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनेक्टमेंट या लीगल इनेक्टमेंट के द्वारा ही दिया जा सकता है। ये जुडिशियल लेजिस्लेशन, अदरवाइज ये जुडिशियल लेजिस्लेशन का मामला बन जाए। अब देखते हैं कि जो विदेशों में है ऐसा तो होता है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की जो है हिस्ट्री अलग है, हमारी कल्चर और मोरालिटी अलग है। इसलिए हम इस आधार पर अगर उनको ये राइट्स दें तो शायद हमारे यहाँ केओस उत्पन्न हो जाएगा और ही उपद्रव देश में हो जाएगी, देश में कुछ और ही कलह उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन अगर देखा जाए क्यूरनेस की जो बात करते हैं, LGBTQ में जो क्यू है, क्यूरनेस की बात करते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट पहले ही नवतेज सिंह जौहर केस में कह रखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एक नेचुरल फिनोमेना है, इसलिए हम इसको मना नहीं कर सकते। नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो IPC से का सेक्शन 377 है उसके तहत इनको क्रिमिनल नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या DY चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल, इन दोनों लोगों ने कहा कि LGBTQIA कम्युनिटी को जो है एक फंडामेंटल राइट ये रिलेशनशिप के आधार पर मिल जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि ये लीगल स्टेटस ठीक है, लेकिन अगर इसको यूनियन गवर्नमेंट दे, अगर इनको यूनियन करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की बात की गई है, जो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर सेपरेशन होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो हमारे संविधान का जो बेसिक प्रिंसिपल है चेक्स एंड बैलेंसेज, तो चेक्स एंड बैलेंसेज में भी ये ध्यान रखने की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को ध्यान रखे, क्योंकि वो फाइनल इंटरप्रेटर है, संविधान का संरक्षक है, तो संविधान का उल्लंघन स्वयं नहीं कर सकता है। इसलिए
ऐसा नहीं किया गया। आगे देखते हैं, अगर एक नालसा का जजमेंट आया था जिसमें ट्रांसजेंडर को कहा गया था वो स्वयं की आइडेंटिटी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की जन्म के समय उसको मेल या फीमेल जो भी आइडेंटिटी दी गई हो, लेकिन बड़े होने पर एक व्यक्ति स्वयं को मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी दे सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नालसा के केस में नवतेज जौहर के केस में दे दिया था। लेकिन अब यहाँ पर ये बात होती है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था नवतेज जौहर केस में कि ये जो इस कम्युनिटी को एक सेकंड क्लास सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने कल आर्टिकल में डिस्कस किया, उसमें जो चीफ जस्टिस जो वकील हैं जो इस मामले को लड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, जितने LGBTQ के ट्रांसजेंडर के मामले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वही लड़ते हैं, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल में इस कानून को न बनने की वजह से एक LGBTQ कम्युनिटी को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह माना जाएगा, ऐसे स्टॉप किया जाना चाहिए और सेम सेक्स मैरिज को जो है लीगलाइज किया जाना चाहिए। आगे अगर हम देखें, व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू रीड डाउन द स्पेशल मैरिज एक्ट। अब जैसा कि हमने देखा शुरू में इन लोगों ने डिमांड किया था स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इनको जो ये पावर दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्चुअली माना कि उन्हें रीड डाउन, जैसा कि 377 को उन्होंने रीड डाउन कर दिया था, रीड डाउन नहीं किया था, एक्चुअली में कहा था वो क्रिमिनल एक्टिविटी अब नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया? इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी वर्ड को, किसी भी प्रोविजन को रीड डाउन करना या अप करना, ये प्रोविजन जो है ये एक्चुअल में लेजिस्लेचर का है। इसलिए अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई वर्ड को डिलीट करते हैं या ऐड करते हैं तो ये हम, जैसा कि हमने कहा, चेक्स एंड बैलेंसेज और सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। इसलिए ये लेजिस्लेचर का काम है, ये लेजिस्लेचर ही करेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वयं कहा कि ये अगर देखा जाए तो ये लेजिस्लेटिव रेजिम है, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डिटरमाइन करे। अगर देखा जाए तो अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो स्पेशल मैरिज एक्ट की है उसमें भी समस्या आ सकती है, क्योंकि इसको स्ट्राइक डाउन कोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऐसा करता है तो जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात हो जाएगी। इन लोगों ने ये भी कहा है कि उसको ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए स्पेशल मैरिज एक्ट को, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। आगे देखा जाए तो विल द लेजिस्लेचर बी ओपन टू द आइडिया। तो अब लेजिस्लेचर के जो है पाले में गेंद आ चुकी है, लेजिस्लेचर क्या करेगा? तो थ्रू आउट द हेयरिंग्स द गवर्नमेंट हेल्ड दैट इट वाज अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज। तो पूरे हेयरिंग के समय में यूनियन गवर्नमेंट को भी एक पार्टी बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और यूनियन गवर्नमेंट भी उसमें सम्मिलित थी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो एफिडेविट में उन्होंने साफ साफ कहा, पूरे प्रोसीडिंग के दौरान कहा कि हम जो है सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट हैं। यानी अगर देखा जाए तो जो जुडिशियल इंटरवेंशन की बात की गई थी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर जो बात हो रही है जुडिशियल इंटरवेंशन की तो एक तरीके से कंप्लीट हैवोक क्रिएट हो जाएगा, और जो हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं वहाँ पर बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए जो है, जो एक्टिविस्ट मांग कर रहे हैं, जो राइट्स की बात की जा रही है, वो जो जुडिशरी में लॉबिंग कर रहे हैं, एक लेजिस्लेचर की तरह बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एक जुडिशियल लेजिस्लेचर किया जाए, तो किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। अब कोर्ट ने ये भी कहा है कि अच्छा ठीक है, लेकिन इनके साथ एक रिमेडियल एक्शन भी होना चाहिए और एक रेगुलेट किया जाए इनके मैरिज को, जो हम हेट्रोसेक्सुअल को जिस तरीके से रेगुलेट करते हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है LGBTQIA कम्युनिटी पर, उसे ध्यान देना चाहिए और इनके साथ जो है एक्चुअल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसा कि जुडिशरी ने कहा है। और इनको जो है प्रोटेक्शन देने की बात की गई है कि इनको जो है प्रोटेक्शन दिया। साथ ही साथ जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयर में, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, और उसमें जो है स्कोप कितने जो है स्कोप बन रहे हैं, या इनके यूनियन को लेकर के, या किसी अन्य तरीके से, या पुलिस स्टेशन में हरासमेंट इनका ना हो या घर पर ना हो, इस तरीके के हरासमेंट से बचाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट को कहा है कि पॉलिसी बनाए और वो जो है मैरिज को लेकर के फैमिली रिलेटेड जो है एक जेंडर न्यूट्रल, एक लिंग से तटस्थ जो है कानून बनाने की बात की जा सकती है, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह ही हो लेकिन उससे सेपरेट हो। और अगर ये भी कहा गया है कि दे में पास एन एक्ट क्रिएटिंग सिविल यूनियन और डोमेस्टिक पार्टनरशिप लेजिस्लेशन एमंग मेनी अदर अल्टरनेटिव। एक अलग अल्टरनेटिव बना करके एक जो है, और जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट आया है, एक ऐसे इस मैरिज एक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर जो है आगे हम देखेंगे कि क्या डिसीजन लिया जाता है। तो अगर देखा जाए डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर को भी कहा गया है कि इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाए, अगर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क नहीं है। आगे देखते हैं व्हाट इज सर्टेन हाउएवर
However, is that in the question of such पॉलिसेंट्रिक नेचर की बात की जाए तो हमारे देश में सोशल और पॉलिटिकल दोनों चीज़ें चलती हैं, हर समाज में ऐसा चलता है। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो स्टेट है, ये जो पब्लिक कंसल्टेशन है, वहाँ पर एक कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है ये थोड़ी चीज़ें टफ है। आगे देखा जाए व्हाट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स टू द वर्डिक्ट। अब इसका जो है रिस्पॉन्स डिफरेंट लोगों ने क्या किया है। तो जैसा कि कहा जाए तो जो सुप्रियो चक्रवर्ती का एक्चुअल में केस था, जो पिटिशनर थे, जो केस का नाम था वो सुप्रियो चक्रवर्ती का था। उसमें इस कम्युनिटी ने अपने आप को कहा कि उन्हें जो है एम्प्टी हैंडेड, एक खाली हाथ छोड़ दिया गया है, और उन्होंने ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और शुगर कोटेड प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आवश्यकता है। लेकिन हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट में तो कोई सुधार हम जो है पार्लियामेंट के माध्यम से ही कर सकते हैं, कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो है कुछ राइटर हैं, टीचर हैं, रिसर्चर हैं, वो कुछ ट्रांसजेंडर जो राइट्स को इशू को लेकर के उठा रहे हैं, कम्युनिटी को, उनके सर्टेन कम्युनिटी के लॉ को। तो हम देखते हैं आगे जो है यूनियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट कुछ इस पर एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि पूरे प्रोसीडिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम जो है इसमें कोई भी एक्स जो है इसके खिलाफ हैं। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट वर्ड में मे यूज किया गया है। मे का मतलब वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस पूरे देश की कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वो काम करें कि क्या इस मैरिज को हम प्रोविजन में शामिल कर सकते हैं या हम इसे शामिल नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज़ें अब पार्लियामेंट के पाले में है और वही इसे डिसाइड करेंगे। तो ये आज का वीडियो। तो थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।